नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बाते भाग 16। विदिशा, सुरभि और कंचन सभी लोग अपने कक्षा में पहुँच गई और कहने लगी, अरे दीदी, आप लोग कब आए? सुलोचना जवाब देने लगी तो सभी के बीच में मोहन को बहुत असहज महसूस होने लगा और सोचने लगा, इतने बालिकाओं के बीच यहाँ पर रहना उचित नहीं होगा। पता नहीं कौन कैसे कैसे बातें करती रहेगी, कुछ कह नहीं सकते। अगर मुझे कुछ कह दिया तो मैं भला क्या कहूँगा। ऐसे में इस समय यहाँ से चले जाना ही सही रहेगा। कुछ समय के लिए नाव चलाकर रात को फिर नाटक शुरू होने तक आ जाऊंगा। सोचते हुए मोहन सुलोचना से विदा लेकर घाट पर स्थित अपना नाव पर चला गया। 2-3 दिन और बीत गई कि एक रोज मोहन जब दिन के समय सुलोचना से मिलने कैंप में पहुंचा तो सामने मीरा मौसी मिल गई। शिष्टाचार वश मीरा मौसी को हाथ जोड़कर मोहन नमस्ते कहने पर मीरा मौसी जवाब में आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, सुखी रहो बेटा, जुग जुग जियो, खुश रहो। मोहन के द्वारा मीरा मौसी को कुशल पूछने पर कहने लगी, हाँ बेटा ठीक हूँ। बड़े दिनों से एक बात मैं तुम्हें कहना चाह रही थी, मगर मौका ही नहीं मिलती, तो कैसे कहें। अगर तुम्हारे पास समय हो तो थोड़ा मेरे साथ आओ, कुछ बातें करेंगे। थोड़ा सा झिझकते हुए मोहन कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, कहिए क्या बात है। कहते हुए मोहन मीरा मौसी के साथ उनके कक्षा में चला गया। मोहन अपने ही मन में सोचने लगा, मीरा मौसी जरूर हम दोनों के बीच चल रही प्यार के विषय को लेकर बात करना चाहती है। शायद उन्हें हम दोनों के बीच चल रही प्यार की बातें अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर सुलोचना की शादी हो गई तो उनके लिए एक नई मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ऐसे में मौसी चाहेगी कि हमारी प्रेम कथा आगे बढ़ने के बजाय यहीं पर थम जाए। तभी मोहन को बैठने को कहते हुए मीरा मौसी कहने लगी, बेटा क्या बताऊं, सोचता हूँ कि शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, परंतु जो सच है उसे तो स्वीकार करना ही होगा ना, चाहे आज हो या कल। मोहन कुछ कहे बगैर चुपचाप मीरा मौसी की बातें सुनता रहा और मीरा मौसी कहने लगी, बेटा हमारी बिटिया सुलोचना के साथ तुम्हारा मिलना जुलना कहीं तुम्हारे लिए दुखदायक घटनाएं बनकर ना रह जाए, क्योंकि हमारे दुनिया के साथ तुम्हारा तथा दूसरे और लोगों के दुनिया के मेल नहीं खाते। हम लोगों के जन्म यहीं पर होती है और मृत्यु भी यहीं पर होती है। पूरे जीवन भर यहीं पर मंडली में रहकर लोगों के मनोरंजन करना ही हम लोगों के मूल काम होती है और यही हमारा संसार है। यहाँ तक हमारा संसार सिमट कर रह जाती है। इसके अतिरिक्त बाहर की दुनिया चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी सुंदर क्यों ना हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता और इस सीमित दायरे से निकालकर हम लोग कहीं पर भी नहीं जा सकते। हमें इसी माहौल में ही जीना और मरना भी इसी माहौल में ही है। इस विषय को सोचते हुए मैं पहले से ही तुम्हें समझाने की प्रयास कर रही हूँ तथा आगाह करना चाहती हूँ कि इस तरह से हमारे बिटिया के साथ तुम्हारा मिलना जुलना उचित नहीं है। हम लोग सभी बाहरी लोगों के मनोरंजन जरूर करते हैं, परंतु एक अलग दुनिया में रहते हैं तथा आम जनजीवन से दूर एक अलग निराला बदनाम जीवन जीते हैं। बहुत से अच्छे जगह से रास्ते निकालकर यहाँ आकर विलय हो जाती है। बहुत से पगडंडी यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ से कोई भी पगडंडी कभी दूसरी ओर नहीं जाती, किसी भी घर या महल तक पहुँचने से पहले ही खत्म हो जाती है। ऐसे में मेरा तो केवल यही कहना है कि तुम पहले से ही अपने आप में संभाल जाओ ताकि बाद में तुम्हें तकलीफ ना हो। मोहन तन मन से मीरा मौसी की बातें सुनता रहा, परंतु किसी तरह का जवाब दिए बगैर चुपचाप रह गया। मीरा मौसी अपने से ही कहती रह गई, आज से 50 साल पहले जब मैं यहाँ पर आई थी, कैसे आई थी मुझे नहीं मालूम है, वह हमारा कमलाबाई, वह भी मेरे साथ साथ खेल कूद कर बड़ी हुई है और एक साथ नाचते गाते हुए बड़ी हुई है। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 करते करते यह मंडली धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। लोग जुड़ते चले गए, मगर एक बार यहाँ जो आ गया यहाँ से निकल नहीं पाया। अगर कोई यहाँ से छोड़कर चले भी जाते तो किसी और मंडली में जाकर जुड़ जाते,
मगर इस पद से अलग किसी और पगडंडी के सहारे मूल समाज में वापस नहीं जा पाते, क्योंकि सभी को मालूम है कि इस दुनिया से वापस चलकर कोई अगर अपनी दुनिया में चले भी गए तो लोग उन्हें सम्मान की नजरों से नहीं देखते, बल्कि घृणा की नजरों से देखते। लोगों के यह जो पेट है, यह पेट हमें क्या क्या नहीं करवाती है। आज हम लोग 20-25 लोग मिलकर मंडली को चलाते हैं। इन लोगों के ही जुगत से और भी 50-100 लोगों के पेट पाल रहे हैं, जो हमेशा हमारे साथ नहीं रहते हैं। मंडली बदल बदल कर अलग अलग जगह पर जाती है। साल में लगभग 5-6 महीने काम होती है, और वही काम से मिले पैसे से उन 100 लोगों की साल भर पेट भरे जाते हैं। ऐसे में मुझे भय है कि कल को सुलोचना अगर अपने रास्ते से भटक गई तो यह मंडली बिखर न जाए, क्योंकि आमतौर पर यह मंडली नए नए बच्चों के ही बल पर चलती है। जब तक उनके जगह पर कोई और ना आ जाए तब तक पता नहीं क्या होगा। ऐसे में मेरी तुमसे अनुरोध है कि तुम इस तरह से सुलोचना के मन को प्रभावित करने की प्रयास ना करो। वह बहुत भोली है। कल को ऐसा ना हो कि तुम्हें भी तकलीफ हो और उसे भी, क्योंकि और 4-5 दिनों के पश्चात हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों जीवन में फिर से कभी ना मिल सको, और यह परिचय तथा यह मेल जोल एक दुखद एहसासों की तरह जीवन भर दिल में चुभती रहे, तुम्हें भी और उसे भी। मीरा मौसी कहती रही, परंतु मोहन कुछ कहे बिना चुपचाप रहकर सुनता रहा। और तुम्हें तो मालूम है कि हम लोग आज यहाँ पर हैं, तो कल किसी और जगह, और हमारे मंडली के तरह बहुत से मंडली है, सभी के एक सी कहानी है। ऐसे में फिर कभी हम लोग इस गांव में आ भी पाएंगे यह कहना मुश्किल है। और यह जो प्यार मोहब्बत है, इन सब के आखिरी पन्नों में यही होती है कि दोनों प्यार करने वाले आपस में शादी विवाह करें और घर बसाएं। परंतु हमारे इस मंडली के कोई भी लड़कियां घर नहीं बसा पाती, क्योंकि नाटक में मुख्य किरदार तो वही लोग निभाते हैं। अगर वही लोग घर बसाने हेतु मंडली को छोड़कर चली गई तो मंडली किसके बल पर चलेगी। आता उनके घर बसाने की सपना कोरा सपना की तरह होती है। समय के साथ साथ मंडली यहाँ से वहाँ चल पड़ती है, आज यहाँ तो कल वहाँ। ऐसे में हमारे सपने भी रात को सोए हुए देखे सपनों की तरह होती है। रोज नए नए सपने देखते हैं और रोज टूटते हैं, और जब सपने टूटते हैं तो बहुत खराब लगता है, उन्हें बहुत दुख होती है। आज तुम भी ऐसे सपना देख रहे हो, कल को जब उसे उसका सपना टूटने का एहसास होगी तो तुम ही बताओ कि उसे कैसी लगेगी तथा तुम्हें कैसे लगेगा। शायद तुम दोनों ने इस विषय में कभी सोचा नहीं होगा। उससे भी ज्यादा खास विषय एक और है कि अगर मान लो कि सुलोचना को हम लोग छोड़ भी दे तो क्या तुम्हारे घर वाले उसे स्वीकार कर लेंगे। यह एक तरह से बदनाम माहौल के नाम से जाने जाते हैं। लोग हमें अच्छी नजरों से नहीं देखते। अगर तुम्हारे रिश्तेदार लोग जान जाएंगे कि सुलोचना ऐसे माहौल में रहें, तो क्या उनके बीच में तुम्हारे बदनामी नहीं होगी। क्या इन सब विषय को जानकर सुलोचना को स्वीकार करने को तुम्हारे परिवार तैयार होंगे। क्या तुम्हारे माता पिता ऐसी माहौल के लड़की को अपने घर में रखने को सहमत होंगे। क्या उसे बहू के रूप में स्वीकार करने को सहमत होंगे। मैं तुम सभी के अच्छाई के लिए कह रही हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि तुम पहले से ही सारा कुछ सोच समझकर अपना कदम बढ़ाओ। मीरा मौसी मोहन को समझने की पूरी कोशिश करती रही। तभी कुमार चाय पिलाने को वहां पर पहुंच गया और मोहन को देखकर उसे शंका होने लगा, और मौका मिलते ही अपने शंका के बारे में सुलोचना को अवगत करवाता है। ऐसे में सुलोचना झटपट वहां पर पहुंच गई और दरवाजे पर खड़ी होकर मौसी की बातें सुनती रही। ऐसे में कुछ देर के बाद सुलोचना अंदर प्रवेश करती हुई नाराजगी जताते हुए मौसी जी को कहने लगी, मौसी जी, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको जो भी कहना है मेरे सामने ही कहती, अलग से उन्हें बिठाकर बातें करने की क्या जरूरत थी। यह अच्छी बात नहीं है। तभी मौसी कहने लगी, अच्छा बाबा, गलती हो गई है और कभी नहीं बताऊंगी, मगर मुझे गलत मत समझो।
मैं तो सबका भला चाहती हूँ, मैं तो तुम सभी के शुभचिंतक हूँ। मैंने तो यही चाहती हूँ कि तुम सभी का भला हो, तुम लोग सदा खुश रहो। सुलोचना मोहन का हाथ पकड़कर उसे साथ में लेकर अपने कक्षा में आ गई और एकाएक भावनाओं में आकर सुलोचना मोहन से लिपट गई और बड़ी देर तक यूं ही सुबकने लगी। इस पर मोहन भी आश्चर्यचकित हो गया और आश्चर्य व्यक्त करते हुए सोचने लगा, इतनी छोटी सी बात पर सुलोचना रोने लगी। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।